नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए सदन की बैठक हुई और इस दौरान शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कई एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही बैठक के दौरान कई विकास परियोजनाओं पर मुहर भी लगाई गई है। जीएमडीए के वित्त वर्ष 2023 और 24 के करीब 2500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के नए प्रतिमान छू रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी दृष्टिकोण और कठोर प्रयासों के कारण राज्य सरकार प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रदेश सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 12वीं बैठक गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की गई। जीएमडीए के 2023 और 2024 के वार्षिक बजट के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 2574 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। वार्षिक बजट में ढांचागत तंत्र जैसे सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर के लिए लगभग 570 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिए लगभग 1151 करोड़ रुपए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं विशेषकर शीतला माता मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए, शहरी पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वार्षिक बजट के लिए प्राधिकरण के पास 2043 करोड़ रुपए का राजस्व विभिन्न मदों से प्राप्त होगा। साथ ही शेष 531 करोड़ रुपए की आवश्यकता पहले से उपलब्ध कॉर्प्स फंड से पूरी की जाएगी। जो एजेंडा था 10 आइटम्स उस एजेंडे में थी और सबके ऊपर विचार किया गया है। पहला एक एजेंडा उसमें था कि मास्टर वाटर सप्लाई जो लाइन है टेल एंड तक पानी पहुंचाने का जो प्रस्ताव, ये हमने उसमें मंजूर किया है, और जिसका कुल मिलाकर के जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर ऐसा, जिसमें खास करके सेक्टर 101, 104, 108, 110 ए, डिवाइडिंग रोड ऑफ सेक्टर 110, 111, 23 से 23, 22, 19, 22, 20 ऐसे कुल मिला के जितने सेक्टर्स में पानी की आवश्यकता अब है और जहाँ जहाँ पानी पहुँचाने का विषय शेष बचा हुआ है उसको सबको मंजूरी दी है। 125 करोड़ रुपए का ये काम होगा। 2300 का जो बजट है उसको भी सैंक्शन दे दी गई है। ये 7वां बजट है। 2574 करोड़ रुपए का बजट आज ये पारित किया गया है इस अगले वर्ष का। तो इसमें भी खास करके 300 करोड़ रुपए तो मेडिकल कॉलेज पर लगेंगे और अर्बन एनवायरनमेंट के नाते से 36 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार से इनकम है 1151 करोड़ रुपया, इसमें ईडीसी की इनकम होगी और कुल मिलाकर के 2042 करोड़ रुपया रिसीट है। और कुछ जो कॉर्पस फंड है, शेष जो बचा हुआ 531 करोड़ रुपया उस कॉर्पस फंड में से यूज़ किया जाएगा। मोटा मोटा एक हिसाब है। वाटिका चौक और नेशनल हाईवे 248 इसका अंडरपास जो है उसको भी मंजूरी दी गई है।
CPR के साथ एक ड्रेन है, उस ड्रेन में कुल मिलाकर के 95 करोड़ रुपए का खर्च है। तो 50-50 शेयरिंग में उसकी जो NHAI के साथ हमारी जो शेयरिंग है GMDA की, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। एक STP सेक्टर 107 और 78 के लिए जो STP बनना है, उसमें MCG की लैंड वो उसके लिए प्रस्ताव था कि भी 3.75 एकड़ लैंड वो MCG की GMD को वो दे दी गई है। ऐसे ही जो नजफगढ़ झील का विषय है, उसमें लेग 2 लेग 3 की जो ड्रेन्स हैं उसको पक्का करने के लिए और उसमें और जो बांध बनाने के लिए ऐसा कुल मिलाकर 406 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये दे दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड में जो सर्विस रोड्स हैं उनको भी टेंडर के लिए उसको आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही ROW का एक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्टडी करके वो भी बताया गया कि ROW में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि डेवलपमेंट्स वगैरह सब हो सकें, तो उसका एक बड़ा विस्तृत स्वरूप बनाया गया है। जो छोटे काम थे पहले से चल रहे थे उनकी सबकी समीक्षा की गई है और इस बैठक में बहुत आगे, जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रगति के नाते से गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, उसका एक रास्ता ये साफ हुआ है। बादशाहपुर नजफगढ़ ट्रेन में बांध बनाने के साथ साथ उसको पक्का करने के लिए भी बजट को मंजूरी दे दी गई है। अलग अलग फेज में इसका कार्य पूरा किया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लाइन के निर्माण के लिए भी जो बात रखी गई थी उसको भी हरी झंडी दी गई है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर वाटिका चौक पर बन रही अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी जो NHAI को राशि दी जानी थी उसको भी पूरा किया गया है, जिसे GMDA और NAHI मिलकर निर्माण करेंगी। इसके अलावा इस बैठक में कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिली, जिसके चलते अब गुरुग्राम के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। कि 10 एजेंडाज थे, तो पानी के नाते से जैसे नजफगढ़ झील की बात की, लेग 2 लेग 3 की बात की है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर जो खास करके CPR के साथ CPR के साथ दोनों तरफ ड्रेन्स का जो एक काम चल रहा है, हालांकि 90% पूरा हो गया है। उसमें 50% जो खर्चे का वो भी हमने NHAI के साथ उसको भी पास कर दिया है। तो अब इस बार जो हमें जानकारियाँ यहाँ की फीडबैक भी मिलता है और आज भी चर्चा हुई है, पानी कितनी ही वर्षा हुई, बहुत यानी ज़्यादा वर्षा एवरेज से भी हुई है, तो भी पानी जो है स्मूथली निकला है। और इस बार नजफगढ़ ड्रेन में भी पानी उतना भरा नहीं है, सारा पानी नजफगढ़ ड्रेन के अंदर, लेक में नहीं भरा, ड्रेन के अंदर स्मूथली जाता रहा है। और भी उसको यानी जिसको कहना चाहिए फेजेज में उसकी जैसे लेग 2 लेग 3 की ड्रेन है उसको पक्का किया जाएगा ताकि पानी सीधा ड्रेन में जाए। एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछली बार हमने दिल्ली सरकार से जो टेकअप किया था मामला कि वहाँ उसकी डीसिल्टिंग ड्रेन की जाए, नजफगढ़ नाले की जाए, तो नजफगढ़ ड्रेन की डीसिल्टिंग होती नहीं थी। फिर एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, उस ज्वाइंट कमेटी के ये कह लेना चाहिए कि उस दबाव में आकर के दिल्ली सरकार ने उसको साफ करने का काम किया है। 20,000 टन जो वहाँ जो मिला है सिल्ट, उसको वहाँ से निकाला गया और उसमें पानी थोड़ा स्मूथ हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पानी कम रुका है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों तथा नए सेक्टर्स की जलापूर्ति की मांग को लेकर भी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाइन का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20.50 किलोमीटर लंबी मास्टर वाटर सप्लाई लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन के लिए 125 करोड़ रुपए के बजट को भी स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही बसई जल संशोधन संयंत्र पार्ट 2 से 200 MLD क्षमता की नई लाइन के सेक्टर 101, 104, 108, 110, 110A न्यू पालम विहार सेक्टर 23, NH 48 को पार करते हुए साइबर हब तक के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। इस लाइन के माध्यम से नए और पुराने शहर में जलापूर्ति की मांग को पूरा किया जा सकेगा। GMDA की इस बैठक में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, पटौदी से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल,
मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपेंद्र सिंह ढेसी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद मोहन शरण, GMDA के CEO PC मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के नए प्रतिमान छू रहा है और प्रदेश सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की बैठक भी हुई है। इस बैठक में गुरुग्राम के विकास को गति देने के लिए कई अहम परियोजनाओं को स्वीकृति भी मिली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की 12वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गुरुग्राम के विकास को गति देने के लिए कई अहम परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। चलिए समझते हैं कि गुरुग्राम के विकास के लिए किन किन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 2023-2024 का वार्षिक बजट 2500 करोड़ रखा गया। बैठक में कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। सभी सेक्टर और कॉलोनियों तक पहुंचेगा पानी। पीने के पानी की मास्टर सप्लाई को दी गई मंजूरी। वार्षिक बजट में ढांचागत तंत्र के लिए लगभग 570.06 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिए 1151.77 करोड़ रुपए की मंजूरी, शीतला माता मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी, शहरी पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपए की मंजूरी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 538 करोड़ रुपए की मंजूरी, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगेंगे 300 करोड़ रुपए, वाटिका चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य होगा पूरा, नजफगढ़ ड्रेन को पक्का करने और बांध बनाने को मंजूरी, 20.50 किलोमीटर लंबी मास्टर वाटर सप्लाई लाइन बनेगी। मास्टर वाटर सप्लाई लाइन के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी। और वहीं सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसान मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि किसानों की खुशहाली ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संवाद कार्यक्रम से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, इसलिए किसान मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है, इसीलिए खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र में है। सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसके बिक्री तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक फल और सब्जी उत्पादक 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी गई है। संवाद के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना लाकर हरियाणा सरकार ने सही मायनों में हमें सहारा देने का काम किया है। पहले हमें मंडियों में बाजार भाव से नीचे चले जाने पर भी अपनी उपज को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन इस योजना के बाद से हम आश्वस्त रहते हैं कि बाजार भाव के नीचे चले जाने के बाद भी सरकार हमारी सहायता करेगी। आपसे संवाद करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। ऐसे सब किसान भाइयों से संवाद कर रहा हूं जो खासतौर पर अपनी खेती बाजरा अथवा फल और सब्जी, फिर सूरजमुखी, इन सब फसलों को बोते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है,
उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी, एक ग्रांट देने की बात कही थी और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। तो इस नाते से आप सब ऐसे किसान बंधु हैं जो इस समय लगभग 23,000 सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक प्रकार से उनको शुभकामना भी देता हूं कि आप प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से खेती में नए और सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक कार्य किया है। आपकी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और खेती में गेहूं और धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजरा की मांग के अनुसार फसलें बोने लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसान फसल तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके सामने बाजार भावों की अनिश्चितता बनी रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज जिन किसानों से बात हो रही है उनमें बाजरा पैदा करने वाले किसान भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए आज सेहत के लिए जागरूक लोगों में इनका सेवन करने का रुझान भी बढ़ा है और इनकी मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। हम हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमने अगले बार से खरीफ 2021 से और किसानों को सीधा जो भावांतर है, बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1650 रुपए था, तो ये जो अंतर 600 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर की भरपाई बाजरे के प्रति एकड़ औसत उत्पादकता के आधार पर की गई है। अगर किसान अच्छे भाव मिलने के इंतजार में अपनी उपज मंडी में नहीं लाया तो भी अगर उसने अपने उपयोग के लिए बाजरा रख लिया तो भी उसे भावांतर का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2021 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल था और औसत बाजार भाव 1,650 रुपए प्रति क्विंटल था। हमने 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की है। बागवानी को भी हमने बढ़ावा दिया है और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने 2030 तक बागवानी का जो क्षेत्र है, जो आज हरियाणा का 11 लाख एकड़ और ये बागवानी का क्षेत्र है, हमने एक योजना बनाई है कि 2030 तक बागवानी के अधीन आने वाला क्षेत्र इसको दोगुना किया जाए, 22 लाख एकड़ और ये बागवानी की जाए, क्योंकि बागवानी भी ऐसी क्रॉप है जिससे किसान की आय ये उसको काफी अच्छी मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ 2022 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल था और औसत बाजरा भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल था। हमने 450 रुपए प्रति क्विंटल की खरीफ 2022 में 2,76,620 किसानों के खातों में 390 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई है। इस तरह 2 सीजन में बाजरे की पैदावार करने वाले किसानों के खाते में 830 करोड़ रुपए सीधे ही डाली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रदेश में लगभग 53,000 सोलर पंप लगाए और इनके लिए किसानों को सब्सिडी दी गई। इस वर्ष भी 17,000 नए सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इससे बिजली की खपत में भी कमी आएगी और किसान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। तो ये सब कठिनाइयां समाप्त होंगी। हमने सोलर पंप्स के लिए भी पिछले साल 53,000 सोलर पंप्स लगाए हैं। इनके ऊपर सब्सिडी दी गई है कुसुम योजना के अंतर्गत और इस वर्ष में 70,000 नए सोलर ट्यूबवेल्स वो लगाए जाएंगे ताकि बिजली की खपत में भी कमी आएगी और ऐसे
सोलर पंप से किसान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने बिजली पहुंचा, सब गांव में बिजली तो पहुंची है। 5700 से ऊपर गांव में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आज बिजली किसी किसान को उसकी कोई कठिनाई नहीं होती, किसी उद्योगपति को नहीं होती, किसी घर को नहीं होती, हर जगह बिजली हम पर्याप्त दे रहे हैं। तो इन सब योजनाओं के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि वर्ष में 6,000 रुपया ये भी मिलता है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मंडल आयुक्त गुरुग्राम, आरसी विधान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक नरहरि बांगड़, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 1966। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नरेश जांगड़ा कैथल से। नरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुनील दत्त यादव, जो कि नारनौल से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताता हूं कि निपुण की जरूरत क्यों पड़ी। प्राइम देखने में आया और अब भी है वर्तमान में कि बच्चे अपने की जो स्किल है, वो जो कॉम्पिटेंसी है, उसके अनुसार वो अपनी क्लास में नहीं है बहुत से बच्चे। और वो कॉम्पिटेंसी के अनुसार क्लास में नहीं होने के कारण उनकी समस्या क्या आ रही है कि जब वो ऊपर की क्लासेज में जाते हैं तो क्योंकि उनसे सिलेबस और ज़्यादा जटिल हो जाता है, जिससे वो बच्चे संघर्ष करते हैं सिलेबस सीखने, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है। तो उसके लिए बच्चों के बेसिक क्लियर करने के लिए 1 से 3 तक विशेषकर, जिसमें भाषा का में बिल्कुल उसकी कौशल हो बच्चे की, उसके बाद मैथ में की बेसिक्स उसके बहुत क्लियर हों, ये सारा बच्चे को कॉम्पिटेंसी उस बच्चे में हो, ये पैदा करने के लिए सरकार ने निपुण योजना चलाई, जो कि नई शिक्षा नीति का भी एक हिस्सा है और उसी के तहत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास लगभग 458 स्कूल हैं प्राइमरी और 1296 के लगभग बच्चे टीचर्स हैं हमारे पास। इन सभी की निपुण के तहत और इनके तहत इनकी 1 से 3 तक की करवाई थी पहले ट्रेनिंग। 3 फेज में सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है, जिसमें टीचर को सिखाया गया कि बच्चे में ये कॉम्पिटेंसी कैसे उत्पन्न की जाए और किस क्लास के बच्चे की कितनी कम से कम कॉम्पिटेंसी होनी ही चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि जो स्किल पासबुक है वो बिल्कुल बच्चे की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग हो। इस पर विशेष जोर दिया गया है कि कई बार टीचर ऐसे ही भर देता है, जबकि उनको हम क्रॉस चेक करके जाते हैं स्कूल में, तो वो कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग उसकी स्कूल की स्किल पासबुक नहीं मिलती है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2017, बी साल 2002, सी साल 2000, डी साल 2005।
तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।